हाँ। यहाँ से नीचे की तरफ प्रेशर वाला फोर्स लगेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ प्रेशर वाला फोर्स लगेगा। और जो पी नॉट वाला प्रेशर वाला फोर्स लग रहा है ना, प्रेशर देखो यहाँ पे पी नॉट है तो यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, और यहाँ पे भी सब जगह पी नॉट प्लस रो जी एच है, तो पी नॉट वाला प्रेशर तो सब जगह है, तो पी नॉट की वजह से यहाँ पे भी लगेगा पी नॉट इंटू ए, और इस नीचे वाले पूरे सरफेस में भी लगेगा पी नॉट इंटू ए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पी नॉट वाला प्रेशर। तो मैंने पी नॉट वाला टर्म नहीं लिखा है, बाकी सारा टर्म लिखा है। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस दोनों का मतलब बेसिकली अब ये है कि H1 कम हो रहा है तो ये फोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है, और जैसे ही ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा उस समय नेट फोर्स 0 होगा। नॉर्मल भी लगेगा ना सर, ऊपर की तरफ? नॉर्मल उस समय 0 हो जाएगा जब ये नीचे ऊपर जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि कांटेक्ट लूज होना चाहेगा उस समय, तो ऊपर जाने का तो टेंडेंसी। जस्ट जब ये ऊपर जाएगा तभी, और मेरे को पूछना था कि बॉयंट फोर्स तभी लगेगा क्या, जब जैसे ही नॉर्मल 0 होता है वैसे? तो लाउडली एक सेकंड को ना, मेरे को पहले इसको सॉल्व करने दो फिर तुम पूछ लेना। हाँ सर। आंसर क्या दिया हुआ है? हेलो। हाँ सर यही अब दिया हुआ आपका है। डाउट सर मेरा डाउट था कि जैसे मतलब ना वो जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ना ब्लॉक, तभी उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा क्या, जब ही नॉर्मल जस्ट 0 हो जा रहा है तभी? उससे जब हाँ मतलब बॉइंट फोर्स तो बेसिकली प्रेशर का नेट फोर्स होता है, तो ऊपर की बॉइंट फोर्स तरफ? तो जब ऊपर उठेगा उसके बाद भी, हाँ अभी भी लग रहा है, पहले भी लग रहा था। मतलब इनिशियली तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि नॉर्मल लग रहा है ना सर, बॉडी पे टच किया ना बॉइंट फोर्स मतलब तो वो अभी भी लग रहा है ना, प्रेशर वाला फोर्स लग रहा है मतलब बॉइंट फोर्स लग रहा है, अच्छा। बट वो बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वो वैसे नहीं होगा, उससे नहीं हो पाएगा। हाँ वही मतलब फॉर्मूला तो नहीं होता तो सकते ना, लेकिन जब भी वो जस्ट नहीं ऊपर निकल जाएगा तभी तो हम लोग मतलब बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जस्ट हाँ तभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो सा अलग फिगर है, जस्ट ऊपर उठने के बाद तो बहुत कुछ हो जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा, उसका मत सोचो आगे का, अभी का सोचो जब ऊपर उठना चाह रही है। अच्छा, तो क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि ना अगर वो जस्ट ऊपर उठ रहा है तो फिर उस पर बॉयंट फोर्स लगना चाहिए ना। जब वो ऊपर उठ जाएगा पानी निकल के गिर जाएगा तो बहुत कुछ हो हाँ जाएगा, वो स्टैटिक फ्लूइड रहेगा ही, मैं बोल रहा हूँ आप मत सोचो। हाँ ठीक है सर। हमें वो करना नहीं है। हाँ समझा। और कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 तक है।
एक पिस्टन है वो पूरा बाहर था पहले, तो अंदर का प्रेशर पी नॉट होगा। फिर ऊपर का होल को सील कर दिया और फिर इसको ऐसे रख दिया। और इसमें पानी इस लेवल तक आ गया। ये हाइट है h और ये हाइट हो जाएगा L माइनस h। और ये हाइट है L। पानी का डेंसिटी रो मानना है। अब ये इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है ये बताना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो अंदर का टेम्परेचर है ना वो तो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मतलब P भी कांस्टेंट रहेगा। V को लिख देंगे एरिया इंटू लेंथ। एरिया तो ऐसे ही चेंज नहीं हो रहा है तो P इंटू एल कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इनिशियल P इंटू एल और फाइनल P इंटू एल को हम इक्वल कर देंगे। ये जो L है इसको इन्होंने L नॉट लिखा है। तो इनिशियल P इंटू एल कितना है P नॉट इंटू एल नॉट। यहाँ पे P नॉट प्रेशर है और लेंथ L नॉट है इज इक्वल टू यहाँ पे अब अंदर प्रेशर कितना है। यहाँ का प्रेशर P नॉट है। यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी इंटू हाइट कितना नीचे आया। यहाँ का जो प्रेशर होगा यहाँ का भी वही प्रेशर होगा, यहाँ का भी वही प्रेशर होगा। तो अभी अंदर का प्रेशर इतना है और अभी अंदर का लेंथ है L नॉट माइनस h। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। और कोई डाउट है? नहीं। सर 8th क्वेश्चन में बी और सी वाला पार्ट, बी और सी वाला ऑप्शन, 8 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? बी और सी वाला ऑप्शन सर। बी। बी का आंसर क्या दिया हुआ है? क्यू एस और टी दिया हुआ है और सी का आंसर? और सी का पी आर और टी दिया हुआ है। वो क्यू वाला समझ में नहीं आ रहा था सर, बी वाले इसमें। क्यों नहीं समझ में आ रहा है ऐसे? हाँ। Gravitational pull is the ring magnet, two ring magnet Y and Z, each of mass and friction vertical cross section so that they repel each other. Y rest on a base X and Z hangs in the air in equilibrium. P is topmost final strand from the first. X तो इक्विलिब्रियम में है बट X लिफ्ट में रखा हुआ है। अब X लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो X भी ऊपर जा रहा है। X ऊपर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। एक सेकंड रुकना, मैं आ रहा हूँ।
हाँ इसमें क्या डाउट है बोलो, क्यों? सर इसमें अगर हम लोग को जेड के बारे में बात करना होगा तो कैसे बोलेंगे, उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या जीपी? क्या क्या? जेड वाला जो रिंग है उसका ग्रेविटेशनल मेरी आवाज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा? बोलो ना, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जेड वाला जो रिंग दिया हुआ है सर, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, मतलब जेड वाला इंक्रीज होगा? जेड वाले का पूछा ही नहीं है, एक्स वाले का पूछा है बी में, तो क्यों जेड वाले में जा रहे हो? तुम जो किया क्वेश्चन पूछा वो तो कर लो। हाँ मतलब जेड वाला भी ऊपर जा रहा है उसका। हाँ तो जेड वाला भी ऊपर जा रहा है, उसका भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, क्योंकि लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट में तो रेस्ट पे है, बट लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो वो भी ऊपर जा रहा है। हाँ सर समझा। और कौन सा डाउट था? सर हो गया 9 ये वाला। हाँ हाँ 9 नाइन्थ वाला नहीं, इसमें एक कोई डाउट बचा है 8th क्वेश्चन में? नहीं सर हो गया। 9th क्वेश्चन यहाँ पे इनिशियली प्रेशर पी नॉट होगा और इसका ये वाला लेंथ होगा 500 माइनस एच। अब जब पानी बाहर निकलेगा तो इसका अंदर का टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर चेंज होगा। अब पानी बाहर निकलना कब बंद हो जाएगा? जब बाहर का प्रेशर पी नॉट रहेगा और जस्ट अंदर का प्रेशर भी पी नॉट ही रहेगा। यहाँ पे पी नॉट है, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच है और बाहर का प्रेशर पी नॉट है। अब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो पानी ऐसे बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे ही दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएगा, पानी बाहर निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। तो बाहर का प्रेशर पी नॉट है तो अंदर का भी पी नॉट रहेगा, अंदर का पी नॉट है तो यहाँ का प्रेशर होगा पी नॉट माइनस रो जी इंटू एच, ये यहाँ का प्रेशर हो जाएगा। और इनिशियली ये लेंथ 500 माइनस एच है और बाद में ये लेंथ देखो 300 है। अभी हमने जो किया था, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 L1 और P2 L2 इक्वल होगा। P1 है P0, L1 है 500 माइनस एच, P2 है P0 माइनस रो जी इंटू 200 और L2 है 300। यहाँ से तुम्हारा H आ जाएगा। H आने के बाद हम ये बता सकते हैं कि कितना नीचे गिरा।
किसी को डाउट है? सर वो उसके जो खाली जगह है उसमें पी नॉट माइनस रो जी एच में वो कैसे लिखा ऊपर वाले क्या बोल रहे हो? जो सेकंड डायग्राम है उसमें पी खाली नॉट माइनस जगह रो में जी एच ऐसे लिखा है कि क्योंकि जब बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम होगा उसके बाद पानी बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो बाहर का प्रेशर पी नॉट है तो जस्ट अंदर का भी प्रेशर पी नॉट ही होगा। और यहाँ का प्रेशर पी नॉट है तो एच हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा माइनस ओ जी एच। तो उसका इनिशियली तो अच्छा ठीक है हाँ सर। हाँ हाँ सर समझ गया मैं एक बार इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आंसर क्या दिया होगा इसका? हाँ सर ये भी है सर। बट अभी भी ना एक ये डाउट था कि अगर हमने ऐसी कोई कंटेनर लिया और उसमें से नीचे से होल किया तो पानी तो पूरा ही बाहर आएगा ना सर? नहीं आता ना ऐसा, तुमको ऐसा लग रहा है बट ऐसा नहीं होता। और ऊपर अगर होल होता ना तो पानी पूरा बाहर आ जाता, बट ऊपर सील किया हुआ है। ऊपर का प्रेशर फिर क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह से पानी पूरा बाहर नहीं आ पाएगा। तो ऊपर फिर भी पी नॉट ही रहना चाहिए, मैं वही बोल रहा था सर। क्योंकि अरे ऐसे कैसे पी नॉट रहेगा भाई? ये क्लोज्ड गैस है। क्लोज्ड गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर अच्छा तो अच्छा कम हाँ ही हाँ होगा ना। हाँ हाँ सर ऐसा। हाँ सर ये रिलेशन। सर अगर ऊपर होल करेंगे तो पूरा पानी कैसे बाहर आएगा, मतलब वहाँ पे पी नॉट हो जाएगा ना प्रेशर। ऊपर होल करेंगे तो ऊपर का प्रेशर हमेशा पी नॉट रहेगा, तो होल के जस्ट ऊपर का प्रेशर पी नॉट से तो ज्यादा ही रहेगा, पानी बाहर निकलते रहेगा। हाँ हाँ होल होगा तो ऊपर का प्रेशर पी नॉट रहेगा, यहाँ का प्रेशर पी नॉट से ज्यादा ही होगा। ऊपर का प्रेशर ज्यादा है तो पानी कंटिन्यूअसली बाहर गिरते रहेगा। नीचे वाले होल का भी प्रेशर मतलब प्रेशर ना जस्ट पी नॉट ही रहेगा ना वहाँ पे नीचे। हाँ नहीं, ये इनिशियली पी नॉट नहीं रहेगा, उसकी वजह से तो लिक्विड बाहर निकलेगा। इनिशियली नहीं रहेगा लेकिन पी नॉट के इक्वल ही रहेगा ना ऑलमोस्ट। बाद में हो जाएगा जब पानी बाहर निकलना बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है। और कोई डाउट? सर अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो लोग ने दिया रहता कि ऊपर ना अगर मगर मत करो प्लीज, जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें ऐसे मत किया करो भाई, बहुत बैड हैबिट है यार। जो सीख रहे हैं उसमें ध्यान दो। ये अगर मगर में ना जो सीख रहे हैं उसको सीख सकते हैं ना, अगर मगर कर सकते हैं। वैसे बोलो अगर मगर, बहुत बैड हैबिट है ये। हाँ मैं सीखने वाला चीज सीखते हो ना, दूसरा चीज होता है तुम लोगों का। बोलो क्या बोल रहे हो? और कोई डाउट है? पार्ट 2 का 6th वाला। पार्ट 2 का 6th वाला। 6th।
यहाँ पे एक लिक्विड फील्ड है, यहाँ पे दूसरा लिक्विड फील्ड है। तो डेंसिटी बताना है, इसका रेडियस एक बार r मान लेते हैं। तो डेंसिटी बताने के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे नीचे ट्रेवल करके आ जाएंगे, यहाँ का प्रेशर लिखेंगे, यहाँ से नीचे ट्रेवल करके आ जाएंगे, यहाँ का प्रेशर लिखेंगे। तो प्रेशर दोनों जगह का सेम होता है। तो यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं कि P है, यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं कि P है, P प्लस लिक्विड है D2 और ये लिक्विड है D1। तो P प्लस, अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक कितना वर्टिकल हाइट नीचे आए, R sin अल्फा, रो G H, H इज R sin अल्फा। हमारा यहाँ का प्रेशर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना वर्टिकल हाइट नीचे आए, R sin 90 माइनस अल्फा, डेट इज R cos अल्फा। तो अब प्रेशर कितना चेंज होगा, रो G H। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नीचे आए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना नीचे आए, ये है R 1 माइनस cos अल्फा। तो प्रेशर चेंज हो, प्रेशर इंक्रीज होगा, रो G H। ये आ गया इस पॉइंट का प्रेशर। अब यहाँ का प्रेशर P है, तो यहाँ पे पूरा गैस भरा है, तो यहाँ का भी प्रेशर P होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नीचे आए, वही सेम चीज R1 माइनस cos अल्फा, बट अल्फा का वैल्यू इतना डालेंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा, प्लस रो G H। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। D2 sin alpha plus cos alpha is equal to D1 cos alpha minus sin alpha. So D1 by D2 is 1 plus tan alpha upon 1 minus tan alpha. यही आंसर दिया हुआ है। हाँ सर। कोई डाउट है इसमें? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से चल के यहाँ तक आया, प्रेशर लिखा, यहाँ से चल के यहाँ तक आया, प्रेशर लिखा, दोनों प्रेशर को इक्वल आ गए। सर बट मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था कि अगर ऐसे मतलब पूरा सर्कुलर लग रहा है तो हम लोग जब ऐसे वेट या प्रेशर इक्वेट करते हैं तो उसमें वो टॉर्क वाला वो सब चीजें लगता है। आपने यहाँ फिर भी वो R sin अल्फा लेके डायरेक्ट हाइट में कैसे इक्वेट कर दिया? नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? मतलब सर हम लोग ऐसे मैंने वो था ना कि हम लोग वेट इक्वेट करते हैं दोनों साइड का, मतलब जो भी हम ट्यूब पे एक लेवल पे प्रेशर देखते हैं सेम लिक्विड में, तो हम लोग टॉर्क भी बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक बार वो वाला बताइए। वो वाला क्या बताऊं, उसमें और लेने जाएगा। ये मैंने कितना इजीली कर दिया। पहले इसका तो वो शॉर्ट नहीं है क्या इसका सर? सेंटर ऑफ मास, हाँ शॉर्ट है। इसका पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, वो यहाँ कहीं होगा, फिर उस पे इसका mg लगाना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, वो यहाँ कहीं होगा, उसमें इसका mg लगाना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, वो यहाँ कहीं होगा, इसका mg लगाना पड़ेगा। फिर इसके अबाउट टॉप को बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत दिन दी जाएगा वो। हाँ सर फिर रहने दीजिए। और सर मैंने तो एक और ऐसा वो तरीका लिखा था कि ऐसा हम लोग का रेशियो दिया है, तो अगर हम लोग D1 इक्वल टू D2 मान ले तो अल्फा 0 हो जाएगा, और अगर D2 को 0 मान ले तो अल्फा 45 हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट तरीका है। हाँ तो ऐसा कर सकते वो बेटर मेथड है एग्जाम। हाँ एग्जाम में वैसे ही करना चाहिए, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। अच्छा ठीक है। एग्जाम में इतना मेहनत करोगे क्या तुम लोग? एग्जाम में हमेशा ऐसे ही करना चाहिए कि वो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। कि मैथ्स में सीखते ही हो तुम लोग, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। सब बड़ो जनरली या तो ऐसा मेंस में हो जाता ना, तो एडवांस में रखते ही ऐसे कि ऑप्शन ज्यादा एलिमिनेट कर सके।
हाँ मतलब एडवांस में भी एक आधा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाता है, अब सारे नहीं होते। तो दोनों चीज आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। कभी कभार वो भी बहुत काम आता है, उससे टाइम बचता है, और ये बेसिक कंसेप्ट आना ही चाहिए। हो गया? और किसी को कोई डाउट है फ्लूइड मैकेनिक्स में? सर वो कोई तो कंसेप्ट होता है ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो पानी घूमने लग जाता है ओमेगा से, हाँ, वो वाला आपने नहीं पढ़ा अगर है ना? पानी ओमेगा से घूम, वो कुछ तो मतलब अगर पॉइंट पानी, होता मतलब है। अगर कंटेनर, ये पूछ, वापस बोलो ना एक बार। सर एक मिनट। हाँ सर वो यही बात कर रहा होगा वो ओमेगा वो स्क्वायर थीटा आर बनता वाला। है ना। हाँ यही वाला। यहाँ का प्रेशर पी नॉट होता है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 होता है। ये नहीं पढ़ा है मैंने, भूल गया होगा, मैं करा देता हूँ उसको डिराइव। जैसे ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड ओमेगा से घूम रहा है, हमें प्रेशर का रिलेशन निकालना है। मान लो यहाँ का प्रेशर कुछ पी है, पी ए है, और हमें यहाँ का प्रेशर निकालना है। ये पॉइंट बी है तो यहाँ का प्रेशर पी बी मान लेते हैं। इन दोनों प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालना है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक सिलेंडर को सिस्टम मानेंगे, जिसका एरिया मान लेते हैं कि ए है, बहुत छोटा है बट ए है। सिलेंडर कैविटी बनाएंगे तो यहाँ से प्रेशर वाला फोर्स लगेगा पी ए इंटू ए, यहाँ से प्रेशर वाला फोर्स लगेगा पी बी इंटू ए, और इसका रेडियस आर है। अब क्योंकि ये सिलेंडर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एक्सलेशन भी होगा, और एफ नेट एम ए में एक्सलेशन सेंटर ऑफ मास का लेते हैं हम। तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा तो इसका एक्सलेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2। अब हम लोग इसमें न्यूटन्स को लगा देंगे। इस पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है पी बी माइनस पी ए टू ए इज इक्वल टू, इसका मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसका एक्सलेशन है ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2। यहाँ से हमारा पी बी आ जाएगा पी ए प्लस रूट ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। सर इसमें ऊपर वाला और सिलेंडर के ऊपर वाला प्रेशर नीचे वाला प्रेशर सेम होगा क्या डिफरेंट होगा? कौन सा ऊपर वाला, कौन सा नीचे वाला? तो ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बना है ना, तो ये ऊपर और नीचे वाला प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा? इसके ऊपर वाला मतलब ये और ये, अच्छे से बोलो ना, ऊपर क्या? ऊपर मतलब ऊपर एक डॉट डॉट, उस सिलेंडर के जस्ट नीचे एक डॉट। ये वाला हाँ सिलेंडर के जस्ट ऊपर डॉट, सिलेंडर के जस्ट नीचे डॉट, हाँ। कैसे सेम होगा? रोजी इससे बढ़ेगा ना। यही तो दिक्कत है ना, जब मैं सिखाया था रोजी इससे बढ़ रहा तो तुम लोग इधर उधर ध्यान देते हो, अगर मगर करते रहते हो, ना वो सीखते हो ना अगर मगर वाला चीज सीखते हो। इसलिए जब जो सीख रहे हो उसमें ध्यान दो ना, हर चीज आएगा। अगर तुम लोग अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे और क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो सारा कंसेप्ट आ जाएगा उसमें। तो उसमें अगर मगर पे कोई बात ही नहीं है, जब जो सीख रहा है वो उस पर ध्यान देंगे। अभी ये कर रहे हैं, इसमें कुछ और सोच रहे हैं तो ना ये होने वाला ना कुछ और होने वाला।
अब ना अगर ये देखो, ये सिलेंडर तो मैंने यहाँ पे रखा, अगर मैं सिलेंडर को थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर दूं ना, एरिया सारी रख रहा हूँ, सिलेंडर का लेंथ तो आर ही रख रहा हूँ, बट थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, मान लो आर नॉट राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये टर्म चेंज नहीं होगा, ये टर्म चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका देखो रेडियस चेंज हो गया, तो ये वाला टर्म सेम रहेगा क्या, या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब ये वाला टर्म चेंज हो जाएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब ना ये ए और बी में से एक पॉइंट एक्सिस में लाई कर रहा है, ए और बी में से एक पॉइंट एक्सिस में ही लाई कर रहा है, तभी वैलिड है। अगर दोनों एक्सिस में नहीं लाई कर रहा है तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, फ्रेशली डिराइव करना पड़ेगा। तो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों का प्रेशर के बीच में रिलेशन का ना, तो ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ का प्रेशर कुछ पी मान लो, यहाँ से इसका प्रेशर निकाल लो, यहाँ से इसका प्रेशर निकाल लो, सबट्रैक्ट कर दो तो रिलेशन आ जाएगा। ये फॉर्मूला से तभी वैलिड है जब एक पॉइंट एक्सिस में है, और बाहर की तरफ जाने से प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ पे देख रहा है हमें। तो क्या किसी को कोई डाउट है? सर वो और एक चीज पढ़ाई थी सर ने लास्ट ईयर, क्या क्या? इनिशियल लाइन ऑफ मतलब मेटा सेंटर। क्या होता है मेटा सेंटर, बता दो भाई। वो intersection point of initial line of action of buoyant and final line of action of buoyant force. क्या? Point of intersection of initial line of action of buoyant force and हाँ. final line of action of buoyant force. हाँ. उसके अबाउट क्या होता है? पता नहीं, मतलब ये लिखवाया सर ने, पता नहीं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं यार, ऐसे कोई मतलब नाम दे दिया गया होगा, वो ऐसा कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा, वो नॉर्मल, वो मेरे ख्याल से आरबीडी में यूज हो रहा होगा, नॉर्मल तरीके से तो भी हो जाएगा, ऐसे एक नया नाम दे दिया गया होगा। आरबीडी का जितना कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझ के अप्लाई करोगे तो भी वो क्वेश्चन हो जाएगा। सर हमें भी मतलब कुछ और पढ़ाया था फ्लूइड मैकेनिक्स में। हमें भी मतलब अलग अलग है क्या? हाँ मतलब मैं मतलब अलग उसमें हूँ, तो हम लोग को मतलब वो पढ़ाया था कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ बॉयंसी, मतलब सेंटर ऑफ जहाँ पे ये लग रहा है बॉयंट फोर्स, और मतलब सेंटर ऑफ ज्योमेट्री वो कैसे मतलब होना चाहिए जिससे स्टेबल इक्विलिब्रियम आए। हाँ बोलो बोलो। वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी हमेशा सेंटर ऑफ मास के नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ तो बताया था, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज 1 नहीं करके आया होगा वो टाइम पे। हाँ वो डिस्कस हो चुका है। ठीक है सर। ये मेटा सेंटर मतलब पॉइंट मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आज तक मतलब ऐसे कभी देखा नहीं है, तो कुछ नया कंसेप्ट नहीं होगा, इसके बिना भी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एसएचएम में लास्ट क्लास में इस इक्वेशन को अच्छे से समझ रहे थे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। ये इक्वेशन देख के हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड बता सकते हैं एसएचएम का, ओमेगा बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, टाइम पीरियड बता सकते हैं, एंगुलर वेव नंबर बता सकते हैं, वेवलेंथ बता सकते हैं, वेव का वेलोसिटी बता सकते हैं, ठीक है, और पार्टिकल का वेलोसिटी बता सकते
हम लोग तो एसएचएम पढ़ रहे थे ना, सॉरी हाँ सर वही, सॉरी मैं अभी ये दूसरे वेव बैच हो में, गया। हाँ हाँ, दूसरे बैच में वो पढ़ा रहा था वेव, तो मुझे लगा वेव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एसएचएम का इक्वेशन ये है, तो इससे हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, और पार्टिकल का वेलोसिटी बता सकते हैं। पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे आएगा, डी वाई बाई डी टी से। पार्टिकल का एक्सलेशन बता सकते हैं, वो इसको डबल डिफरेंशिएट करके आएगा। ये सब हम लोगों ने सब पढ़ा, और तो ये सब सारे पॉइंट्स पढ़े थे, तो तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, कितना होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है, कितना होता है, ये वाला फॉर्मूला से क्या आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे पोजीशन पता है तो उस पोजीशन का वेलोसिटी आ जाएगा, अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो वो वेलोसिटी किस पोजीशन में होगा वो आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कहाँ पे मैक्स होता है, कहाँ पे मिन होता है, सब कुछ। इस डायरेक्शन भी पढ़ा था हमने कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, सब कुछ अच्छे से समझ के याद रखना पड़ेगा, रट के। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े, चलो नेक्स्ट हम लोग फेज पढ़ते थे। फेज नहीं पढ़ाया ना मैंने, नेक्स्ट हम लोग फेज पढ़ लेते हैं। जैसे कोई भी एसएचएम का इक्वेशन लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन समथिंग, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म किया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसएचएम पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन। एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है कि जैसे y इज इक्वल टू पॉजिटिव ए साइन पॉजिटिव ओमेगा टी प्लस फाइव। एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन में याद रखना कि साइन के बाहर ना हमेशा प्लस आना चाहिए, साइन ही आना चाहिए, और टाइम के पहले भी हमेशा प्लस आना चाहिए। अगर एसएचएम इस फॉर्म में है तो उसको हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन में बाहर प्लस आना चाहिए, साइन आना चाहिए, टाइम का कोफिशिएंट भी प्लस आना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर एसएचएम कॉस के टर्म में है तो फिर वो स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि साइन में होना चाहिए। अब कॉस को हम जैसे कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, अब इसको साइन कैसे बनाएंगे, इसको स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा करेंगे, पाई बाय टू माइनस थीटा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा मतलब ओमेगा टी। अगर माइनस थीटा कर देंगे ना तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा करेंगे। माइनस साइन ओमेगा टी के फॉर्म में तो मतलब बाहर माइनस साइन है, बाहर माइनस साइन है तो स्टैंडर्ड नहीं है, इसको स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे। अंदर माइनस थीटा कर दोगे तो देखो टाइम के साथ माइनस हो जाएगा। हाँ, पाई प्लस थीटा, देखो पाई प्लस थीटा किया तो टाइम के साथ भी प्लस है, बाहर भी प्लस है, साइन भी है, स्टैंडर्ड बन गया। माइनस कॉस थीटा है तो
ऐसे साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 कर देंगे। इसको देखो, उसको सॉल्व करके देखो, ये माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। अब देखो यहाँ बाहर भी प्लस है, साइन भी और टाइम के साथ भी प्लस है, तो ये भी स्टैंडर्ड बन गया। तो कैसा भी फॉर्म हो उसको स्टैंडर्ड बनाना आना चाहिए, जो कि आप लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हो। अब जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा है, मतलब साइन के अंदर टाइम के साथ नेगेटिव साइन है। अब इसको स्टैंडर्ड बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे, साइन में माइनस साइन बाहर आ जाता है, ये माइनस साइन समथिंग बन जाएगा। माइनस साइन सम को स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे, वो ऊपर वाला कंसेप्ट लगा देंगे, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई कर देंगे, तो स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो कैसा भी फॉर्म में हो स्टैंडर्ड बनाना आना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? तो वो थर्ड वाला मतलब थर्ड वाला जैसे कि माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको मैंने लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब देखो ये माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको सॉल्व करके देखो, ये आएगा माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी। और ये देखो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म भी, बाहर भी प्लस है, साइन भी और टाइम का कोफिशिएंट भी प्लस है। ठीक है, हाँ, अब हम लोग फेज पढ़ते हैं। ये फेज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एसएचएम में और वेव के सारे चैप्टर में यूज होगा। तो वेव को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो साइन के जो अंदर वाला टर्म है ना, उसको हम लोग फेज कहते हैं। जो भी होगा अंदर, ओमेगा टी प्लस पाई है या फिर जो भी है साइन के अंदर, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो साइन के जो अंदर वाला टर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, फेज। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ ओमेगा टी प्लस पाई, बट ओमेगा टी प्लस पाई होना जरूरी नहीं, कुछ भी कैसा भी लिखा हुआ है वो हमारा क्या होगा, फेज होगा। अब फेज बताएगा क्या, फेज बताता क्या है? ये पार्टिकल का पोजीशन का इक्वेशन है। अब यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो वो आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। अब पहले तो ये बताओ, ये फेज मतलब कांस्टेंट है कि टाइम के साथ वैरी कर रहा है? टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वेरी करेगा ना, टाइम के साथ वैरी कर रहा है। और फेज से हमें पता क्या चलता है, जैसे कि ये पार्टिकल है, ये एसएचएम कर रहा है, इसका मैंने बोला कि एक कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो ये अलग अलग टाइम का फेज अलग अलग होगा, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो फेज है ये π/6 है। हाँ, तो हमें पता है इसका फेज इतना है π/6। और फेज π/6 से मैंने बता रखा है, तो इसका x कितना आ जाएगा? x a/2 आ जाएगा, 90 डिग्री 30 डिग्री है तो a/2 आ जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि पार्टिकल कहाँ पे है। अगर उसका फेज π/6 है तो पार्टिकल कहाँ पे है, a/2 पे है। बट a/2 पे वो राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है। अब फेज π/6 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है?
पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो राइट जा रहा है। तो देखो फेज 5/6 से मुझे ये समझ में आ गया कि पार्टिकल a/2 पे है और राइट जा रहा है। मान लो फेज का वैल्यू मैंने दे रखा है कि इसका जो फेज है वो है पाई प्लस 5/6। अब x का वैल्यू कितना आएगा? अब x का वैल्यू आ जाएगा -a/2 और v प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा। अब 5 + 5/6 यहाँ पे डालेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब ये लेफ्ट जा रहा है। तो फेज 5 + 5/6 इज 7π/6। तो अगर फेज गिवन है 7π/6 है तो हमें ये समझ में आ गया कि पार्टिकल कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। फेज से हमें ये समझ में आता है। फेज हमें क्या बताता है कि पार्टिकल कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। किसी को कोई डाउट है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो। फेज होता क्या है? तो पहले तो ये समझो कि फेज कहते किसको है। लोगों को यही नहीं पता होता कि फेज किसको कहते हैं। वो एकदम सिंपल है। फेज किसको कहते हैं? ऐसे जब को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो साइन क्या वाला टर्म जो भी आएगा उसको फेज कहते हैं। नेक्स्ट, अलग अलग इंस्टेंट का फेज अलग अलग होता है क्योंकि देखो टाइम के साथ वैरी हो रहा है। तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो फेज है वो क्या बता रहा है? अभी हमने एग्जांपल किया था, उससे समझ में आया कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फेज हमें बता रहा है कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो बता रहा है। किसी को कोई डाउट है? डायरेक्शन ऑफ क्या लिखा है? डायरेक्शन वेलोसिटी, अच्छा, VEL। अब इसका उल्टा भी सही है कि इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे पोजीशन पता है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता है ड्यूरिंग एसएचएम तो मैं फेज बता सकता हूँ। अगर फेज पता है तो पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता देंगे, और पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता है तो फेज बता देंगे। तो पार्टिकल का फेज, अब मैं तुमको फेज बता रहा हूँ, तुम लोग बता रहे हैं कि पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है। मैंने पार्टिकल का फेज 0 है, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी बताना है।
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो वैल्यू डालो तो एक्स जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो डालोगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। मतलब ये एक्स जीरो मतलब मेन पोजीशन में है और राइट जा रहा है। अब फेज π/6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। a/2 पे है और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी बताना है। राइट में जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। π/4 है, इसमें भी राइट में जा रहा है। π/6 है और π/3 है और फेज π/2 है। तो वेलोसिटी तो मतलब डायरेक्शन नहीं रहेगा, रेस्ट पे रहेगा पार्टिकल। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी जीरो आ जाएगा तो वो रेस्ट पे है और पोजीशन क्या आ जाएगा a/2। अब यहाँ पे कोई वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं क्योंकि रेस्ट पे है। अब फेज है 3π/4, 3π/4, जिसको हम π-π/4 लिख सकते हैं। पोजीशन है इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे भी डायरेक्शन है डाल दो। उसका नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब यहाँ लेफ्ट पे की डालोगे ना x a/√2 x a/√2 है, मतलब यहाँ पे है तो भी नेगेटिव आएगा, मतलब लेफ्ट जा रहा है। अब 11π/6 है, 11π/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π - π/6। a/2 पोजीशन पे है और वेलोसिटी उसका माइनस a/2 पोजीशन। हाइट भी देना है। वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव, पोजीशन x is equal to Right की minus तरफ। a/2। माइनस आई, हाँ -a/2 पे है और वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे ना फेस बताते ही आप लोगों को पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताना आना चाहिए। मैं सब जगह का फेज लिख देता हूँ बट ये आप लोगों को याद नहीं करना है, ये निकालना आना चाहिए। फेज अगर पाई है तो बताओ। तो मेन पोजीशन पे है और उसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी। जिसको आता है अच्छे से ना देखो तो मैंने कुछ सिली मिस्टेक किया है क्या? और फेज 2π है तो हाँ देखो 0 पे भी मीन पे है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और 2π में भी मीन पे है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और ना 2π के डिफरेंस वाले सारे जो फेज है ना
वो बेसिकली सेम होता है, मतलब जीरो फेज है, फिर इसका 2 पाई का डिफरेंस कर दो, फिर 2 पाई और बढ़ा दो, फिर 2 पाई और बढ़ा दो, ये सारे फेज सेम होते हैं। जो 2 पाई का डिफरेंस वाले सारे फेज सेम होते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो फेज पता होने से पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताना आना चाहिए, और पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता होने से फेज बताना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस चाहिए होगा, जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है प्रैक्टिस कर लेना। अब इसको करने के लिए मतलब एक शॉर्टकट तरीका भी है जिसको हम याद रख सकते हैं। एक एंगल ले रहा हूँ, यहाँ का एंगल 0 होता है, यहाँ पे हाफ है तो मतलब 30 डिग्री है, यहाँ पे 1/√2 है मतलब 45 डिग्री है, 3/2 है मतलब 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। और इसको सिर्फ इतना, ये सिर्फ एंगल याद रखना, बस इतना याद रखना कि मेन पोजीशन पे राइट साइड में है और राइट जा रहा है, तो फेज ये वाला एंगल ही होता है, थीटा। थीटा मतलब ये वाला एंगल, जैसे a/2 पे है, राइट जा रहा है तो फेज π/6 होगा, a/√2 पे है, राइट जा रहा है तो फेज π/4 होगा। ऐसे ऐसे करके याद रखना। अब राइट साइड में है और लेफ्ट जा रहा है तो फेज होता है π-θ, मतलब जैसे a/2 पे है और लेफ्ट जा रहा है तो फेज हो जाएगा π-θ, π-π/6। लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट जा रहा है तो फेज होगा π+θ, माइनस a/2 पे है, लेफ्ट जा रहा है तो फेज होगा π+π/6। a/2 मतलब 30 डिग्री, π+π/6, और लेफ्ट साइड में है और राइट आ रहा है तो फेज हो जाएगा 2π-θ। तो बस इतना याद रखना, इससे आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल, एक पार्टिकल है -a/√2 पे और लेफ्ट जा रहा है, उसका फेज चाहिए। तो अब ये वाला कंसेप्ट लगाओ, लेफ्ट साइड में लेफ्ट जा रहा है तो π+θ होगा, इससे आंसर क्या आएगा? Five π/4. -a/√2 मतलब 1/√2 मतलब π/4, ये एंगल जो है वो π/4 से आ रहा है, और माइनस मेन पोजीशन के लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट जा रहा है तो फेज π+θ से निकालेंगे, तो फेज आएगा π+π/4, दैट इज 5π/4। ये निकालना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट है? ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, जिसको भी थोड़ा, जो भी स्लो है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड बढ़ जाएगा। तो कम से कम इतना तो याद ही कर लो, ये मेन पोजीशन में है, राइट जा रहा है तो फेज या तो 0 बोल सकते हैं या फिर 2π बोल सकते हैं, और लेफ्ट जा रहा है तो फेज होता है π। इस एक्सट्रीम पोजीशन का फेज π/2 होता है, इस एक्सट्रीम पोजीशन का फेज या तो -π/2 है या फिर 3π/2 है।
इतना तो कम से कम याद कर लो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सर वो आपने जैसे वो थीटा के बारे में बताया, उसको सेकंड वाला पार्ट उसको कर सकते हैं। मतलब थीटा के बारे में सेकंड वाला पार्ट, ये बेसिकली वही है, ये है मतलब अगर ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन के राइट साइड में, मतलब थीटा पहले ये याद कर लो कि 1/2 का थीटा इतना होता है, 1/√2 का इतना होता है, √3/2 का इतना होता है, 1 का इतना होता है, तो बेसिकली साइन थीटा का वैल्यू है। तो अगर मेन पोजीशन के राइट साइड में है और राइट जा रहा है तो जो एंगल है ना ये सब थीटा वही फेस होगा। राइट साइड में है और लेफ्ट जा रहा है तो फेस पाई माइनस थीटा होगा। लेफ्ट साइड में है लेफ्ट जा रहा है तो इतना होगा, और